पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर का विकास का डायग्राम देख लिया है यहाँ तक। तो चलिए आगे शुरू करके एडिट करना शुरू करते हैं। वॉन न्यूमैन वास्तुकला को चित्र 1.5 यानी ये चित्र की बात किया जा रहा है। इसमें इनपुट है, सीपीयू है, मेमोरी है। कंप्यूटर के लिए वॉन न्यूमैन वास्तुकला कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम योग्य क्या कहते हैं कि दिखाया गया है। इसमें एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू है जो अंकगणितीय और तार्किक को संसाधित करती है। एक मेमोरी होती है जो डेटा और प्रोग्रामों को संग्रहित करती है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं और संचार चैनल होते हैं जो आउटपुट डेटा भेजने या प्राप्त करने के लिए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर वॉन न्यूमैन वास्तुकला पर आधारित पहला द्विआधारी कंप्यूटर है। तो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर यानी ENIAC वॉन न्यूमैन वास्तुकला पर आधारित पहला द्विआधारी कंप्यूटर है। आगे देखते हैं। 1970 के दशक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बड़े पैमाने पर एकीकरण लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI ने एकल चपी पर पूरी सीपीयू को एकीकृत करना संभव बनाया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। एकल चिप पर पूरी सीपीयू को एकीकृत करना संभव बनाया। इस समय जो कार्य हुआ था बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य हुआ था, जिसके कारण से हम लोग आज कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा विकास कर पाए हैं। आगे मूर के नियम के एकल माइक्रोचिप में ट्रांजिस्टर की संख्या में घातीय वृद्धि की भविष्यवाणी की। 1980 के दशक में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर ने लगभग 3 मिलियन घटकों को एक छोटे आकार के चिप पर एकीकृत करके तेजी से वृद्धि की। 1970 के बाद सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसी के कारण से हुआ था, एकीकृत करने तेजी से हुआ था, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI कहा जाता है। तकनीकी प्रगति ने उच्च घनत्व के ट्रांजिस्टर और अन्य घटकों लगभग 10⁻⁶ घटक को एकल IC पर बनाने को संभव बनाया, जिसे सुपर बड़े पैमाने पर एकीकरण यानी SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है। (10⁻⁶) घटक संभव बनाया, जिसे कहा जाता है। चित्र 1.6 में दिखाया गया है। ये चित्र है 1.6 का, जिसमें दिखाया गया है कि IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पेश किया था, द होम यूजर इन 1981 एंड एप्पल इंट्रोड्यूस्ड मैकिन्टोश। ये एकीकृत सर्किट
पर ट्रांजिस्टर की संख्या दिखाता है यहाँ पे। इंटेल माइक्रोप्रोसेसर ट्रांजिस्टर का आविष्कार हर 2 वर्षों में 2 गुना होते गया है। पोटेशियम 2, पोटेशियम 3, पोटेशियम 4, ये सारे नाम इंटेल माइक्रोप्रोसेसर के नाम हैं। समय के साथ आईसी में उपयोग किए गए ट्रांजिस्टरों की संख्या में घातीय वृद्धि हुई है। आगे क्या कहता है कि 1984 ईस्वी में मशीनें पीसी को लोकप्रियता माइक्रोसॉफ्ट और अन्य द्वारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के परिचय से बढ़ी, जो केवल कमांड लाइन इंटरफेस वाले कंप्यूटर जैसे UNIX और DOS की जगह ले लिया। 1990 के दशक के आसपास वर्ल्ड वाइड WWW के विकास ने कंप्यूटरों के व्यापक उपयोग को तेज कर दिया और इसके बाद कंप्यूटर रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। आगे क्या कहता है कि इसके अलावे लैपटॉप के परिचय के साथ व्यक्तिगत कंप्यूटर को काफ़ी हद तक पोर्टेबल बनाया गया। इसके बाद स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य व्यक्तिगत डिजिटल सहायक आए। इसके बाद स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब सारी कंप्यूटर सिस्टम आए। इन उपकरणों के प्रोसेसर के मिनिएचराइजेशन, तेज मेमोरी, उच्च गति डेटा और कनेक्टिविटी तंत्रों में तकनीकी प्रगति का लाभ उठाया है। अगली पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरणों में पहनने योग्य गैजेट्स शामिल हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, लेंस, हैंडबैग, हेडफोन आदि। इसके अलावा स्मार्ट उपकरण इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का हिस्सा बन रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम को डेटा और प्रोसेसिंग के लिए निर्देश को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूटर सिस्टम को डेटा जो हम लोग देते हैं या प्रोसेसिंग के लिए निर्देश को स्टोर करने की मेमोरी की आवश्यकता होती है। जब भी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की बात करते हैं तो आमतौर पर हम मुख्य या प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। द्वितीयक मेमोरी, जिसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, का उपयोग डेटा, निर्देश और परिणामों को अस्थायी रूप में भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है द्वितीयक। आगे क्या कहता है कि मेमोरी की इकाइयाँ क्या है। कंप्यूटर सिस्टम डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बाइनरी नंबरों का उपयोग करता है। बाइनरी अंक 0 और 1 जो मेमोरी की मूल इकाइयाँ हैं, बिट्स कहलाते हैं। 0 और 1 मेमोरी की मूल इकाइयाँ हैं, बिट्स कहलाते हैं। इसके अलावा ये बिट्स मिलकर शब्द यानी वर्ड बनाते हैं। 4 बिट शब्द को निप्पल कहा जाता है। 4 बिट शब्द को
निप्पल कहा जाता है। निप्पल के उदाहरण ये हैं, एग्जाम्पल ऑफ निप्पल। दो निप्पल वाले शब्द यानी 8 बीट शब्द को बाइट कहा जाता है। आठ बीट शब्द को बाइट कहा जाता है। यहाँ से दो निप्पल को भी बाइट कहते हैं। उदाहरण के लिए ये है। आगे कह रहा है किसी भी अन्य मानक इकाई की तरह बाइट्स को मिलाकर बड़ी इकाइयाँ या मेमोरी को ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। तालिका 1.1 में स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित डिजिटल डेटा के विभिन्न मापन इकाइयाँ दिखाई गई है। तालिका ये है 1.1 डिजिटल डेटा के लिए मापन इकाइयाँ KB, MG, GB, TB, PB, EB, ZB और बाईबी। इसे याद करने के लिए सिंपल K4 KMGT PZB और JB बाई। इसे शॉर्ट में याद करने के लिए कल, K4 कल, मेरे, M फॉर मेरे, G फॉर घर, T फॉर तक, P फॉर पहुँचे, एक, E फॉर एक, J फॉर ज़्यादा, W फॉर यारी, Y फॉर यारी। मतलब कल मेरे घर तक पहुँचे एक ज़्यादा यारी। कल मेरे घर तक पहुँचे एक ज़्यादा यारी। ये याद रहेगा तो ये सिंपल डिजिटल डेटा के लिए मापन इकाइयाँ एक बार में याद हो जाएगा। आगे कहता है मेमोरी के प्रकार। किलोबिट बाइट 1024 बाइट्स के बराबर होते हैं। यहाँ पे 1 मेगाबाइट 1000 KB के बराबर, 1 GB 1024 MB के बराबर और 1 TB 1024 GB के बराबर। मनुष्य जीवन भर कई चीज़ें याद रखते हैं और निर्णय लेने या कोई क्रिया करने के लिए स्मृति में से याद करते हैं। हालांकि हम पूरी तरह से अपनी स्मृति पर निर्भर नहीं करते और हम नोट्स बनाते हैं और महत्वपूर्ण डेटा और जानकारी अन्य माध्यमों जैसे नोटबुक, मैनुअल, जर्नल, दस्तावेज आदि में संग्रहित करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के दो प्रकार के मेमोरी होते हैं, पहला प्राथमिक मेमोरी और दूसरा द्वितीयक मेमोरी। पहला प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक आवश्यक घटक है। प्रोग्राम और डेटा को प्रोसेसिंग से पहले प्राथमिक मेमोरी में लोड किया जाता है। सीपीयू सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करता है। पढ़ने या लिखने के ऑपरेशन को करने के लिए यह दो प्रकार की होती है, अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो ये प्राथमिक ये कैसे हट गया?
तो ये प्राथमिक मेमोरी में बताया गया है कि यह दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम। रैम अस्थायी होती है, अर्थात जब कंप्यूटर को बिजली मिलती रहती है तब तक यह उसे डेटा को बनाए रखती है, लेकिन जैसे ही बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है रैम की सभी सामग्री मिट जाती है। इसका उपयोग कंप्यूटर के काम करते समय डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जब भी कंप्यूटर शुरू होता है या कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया जाता है, आवश्यक प्रोग्राम और डेटा प्रोसेसिंग के लिए रैम में लोड किए जाते हैं। रैम को आमतौर पर मुख्य मेमोरी कहा जाता है और यह एक द्वितीयक मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसों की तुलना में तेज होती है। द्वितीयक मेमोरी की तुलना में ये तेज होती है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। दूसरी ओर रोम गैर अस्थायी होता है, जिसे नॉन वोलेटाइल मतलब है कि इसकी सामग्री बिजली बंद होने पर भी खोती नहीं है। एक छोटी लेकिन तेज अस्थायी स्टोरेज के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें वे सामग्री होती है जो शायद ही कभी बदलती है। उदाहरण के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है, रोम में संग्रहित होता है। उदाहरण इसका हो गया एग्जाम्पल ऑफ बूट लोडर। आगे कैश मेमोरी। रैम द्वितीयक स्टोरेज से तेज होता है। रैम द्वितीयक स्टोरेज से तेज होता है, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर जितनी तेज नहीं होती, इसलिए रैम के कारण सीपीयू धीमे पड़ सकता है। सीपीयू के संचालन को तेज करने के लिए सीपीयू और प्राथमिक मेमोरी के बीच एक बहुत उच्च गति वाली मेमोरी होती है, जिसे कैश कहा जाता है। यह अक्सर एक्सेस की जाने वाली प्राथमिक मेमोरी स्थानों से डेटा की प्रतियां संग्रहित करता है, जिसमें प्राथमिक मेमोरी से डेटा एक्सेस करने में लगने वाली औसत समय कम हो जाता है। जब सीपीयू को कुछ डेटा चाहिए होता है तो वह पहले कैश की जांच करता है। यदि आवश्यक पूरी हो जाती है तो डेटा कैश से पढ़ा जाता है, अन्यथा प्राथमिक मेमोरी तक पहुंचा जाता है। द्वितीयक मेमोरी प्राथमिक मेमोरी की संग्रह क्षमता सीमित होती है और यह या तो अस्थायी रैम होती है या केवल पढ़ने योग्य रोम होती है। इसलिए एक कंप्यूटर सिस्टम को भविष्य में उपयोग के लिए डेटा या निर्देश को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए सहायक या द्वितीयक मेमोरी आवश्यक होती है। द्वितीयक मेमोरी गैर अस्थायी होती है, रोम की तरह गैर अस्थायी। इसकी संग्रहण क्षमता प्राथमिक मेमोरी में से अधिक होती है।
यह मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी और सस्ती होती है, लेकिन इसे CPU द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। द्वितीयक संग्रहण की सामग्री को CPU द्वारा एक्सेस करने के लिए पहले मुख्य मेमोरी में लाना पड़ता है। द्वितीयक मेमोरी उपकरणों के उदाहरण हार्डवेयर, CD, DVD, मेमोरी कार्ड आदि शामिल हैं। एग्जाम्पल ऑफ द्वितीयक मेमोरी चित्र 1.7 ये चित्र में दिखाया गया है HDD पेन ड्राइव, (1.7) उपकरण। इसमें क्या क्या है? पेन ड्राइव है, इसमें पेन ड्राइव है, यहाँ हार्ड ड्राइव है, CD है, DVD है, मेमोरी कार्ड है, टेप ड्राइव है। ये सब सारे के सारे द्वितीयक मेमोरी के उपकरण हैं। एग्जाम्पल सॉलिड SSD को भी द्वितीयक मेमोरी। अब चलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हालांकि आजकल SSD जैसे द्वितीयक संग्रहण उपकरण हैं जो पहले HDD की तुलना में बहुत तेज डेटा ट्रांसफर गति का समर्थन करते हैं। साथ ही छोटे आकार और पोर्टेबल फ्लैश या पेन ड्राइव की उपलब्धता के कारण कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफर आसान और सरल हो गया है। मेमोरी और CPU के बीच डेटा ट्रांसफर। डेटा को CPU और प्राथमिक मेमोरी के बीच तथा प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के बीच स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के बीच भौतिक तारों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, जिसे बस कहते हैं। डेटा के कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के बीच भौतिक तारों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, जिसे बस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुख्य USB पोर्टर हार्ड डिस्क के बीच या हार्ड डिस्क और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए बस का उपयोग किया जाता है। बस 3 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा और पहला होते हैं डेटा बस जो विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करते हैं, और एड्रेस बस CPU और मेमोरी के बीच पते ट्रांसफर करता है। CPU जिसमें मेमोरी के स्थान से पढ़ना या लिखना चाहता है, उसका पता एड्रेस बस से निर्देश किया जाता है। आगे तीसरा, नियंत्रण बस कंट्रोल बस
नियंत्रण बस कंप्यूटर विभिन्न घटकों के बीच नियंत्रण संकेतों का संचार करने के लिए किया जाता है। ये तीनों बस मिलकर सिस्टम बस बनती है, जैसे चित्र 1.8 में दिखाया गया है। चित्र 1.8 में दिखाया गया है। यहाँ है CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाया गया है, ये नियंत्रण बस को डिनोट कर रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिखाया गया है, ये पता बस को, एड्रेस बस को डिनोट कर रहा है, और CPU यहाँ से जब यहाँ तक दिखाया गया है, इसको डेटा बस को दिखा रहा है। दोनों तरफ से CPU इनपुट आउटपुट के प्रोसेस के दौरान दोनों काम करता है, और यहाँ पे मेमोरी जो है इनपुट आउटपुट नियंत्रण बस जो कंट्रोल बस है, ये दोनों तरफ से काम करता है, देता भी है और लेता भी है। लेकिन मेमोरी यहाँ पे पता एड्रेस बस केवल मेमोरी लेता है, और यहाँ पे डेटाबेस मेमोरी लेता भी है और देता भी है। तो इनपुट आउटपुट इस तरह से आते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं। आगे घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर सिस्टम बस के माध्यम से होता है। डेटा तब सिस्टम बस कहलाता है। आगे, चूंकि CPU सीधे मुख्य मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है, यदि किसी भी इनपुट डिवाइस से डाला गया डेटा या हार्ड डिस्क से एक्सेस किया जाने वाला डेटा आगे की प्रक्रिया के लिए मुख्य मेमोरी में रखा जाना आवश्यक है। आगे क्या कहता है कि CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बस का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है। CPU पता बस पर उस मुख्य मेमोरी स्थान का पता लगाता है जहां से वह डेटा पढ़ना या लिखना चाहता है। निर्देशों को निष्पादित करते समय CPU नियंत्रण बस के माध्यम से पढ़ने या लिखने का नियंत्रण संकेत निर्देशित करता है। चूंकि CPU को मुख्य मेमोरी से डेटा पढ़ने या उसमें डेटा लिखने की आवश्यकता हो सकती है, डेटा बस द्विदिशात्मक होती है, लेकिन नियंत्रण बस और पता बस एक दिशात्मक होती है। बाई डायरेक्शनल का बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेमोरी में डेटा लिखने के लिए CPU डेटा बस पर डेटा रखता है, जिसे फिर पता बस के माध्यम से निर्दिष्ट विशिष्ट पते पर लिखा जाता है। पढ़ने के ऑपरेशन के मामले में CPU पता निर्दिष्ट करता है और डेटा बस पर एक समर्पित हार्डवेयर, जिसे मेमोरी कंट्रोल कहा जाता है, द्वारा रखा जाता है। मेमोरी कंट्रोलर कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। माइक्रोप्रोसेसर। पहले के दिनों में एक कंप्यूटर का CPU एक बड़े कमरे या कई कैबिनेट्स में होता था। हालांकि तकनीक के विकास के साथ CPU का भौतिक आकार कम हो गया और अब CPU को केवल एक माइक्रोचिप पर रखा जा सकता है। एक प्रोसेसर जो एक माइक्रोचिप पर कार्यरत होता है उसे माइक्रो
प्रोसेसर कहते हैं। आजकल लगभग सभी सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर हैं। सभी सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर भी है। इसलिए व्यवहारिक उद्देश्य के लिए ये शब्द समानार्थी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है जो डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ अंकगणितीय और तार्किक संचालन में विभिन्न कार्य करता है। आजकल एक माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर निर्भर होता है। माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट पर निर्भर होता है जिसमें लाखों छोटे घटक जैसे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और डायोड शामिल होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के साथ अपनी बढ़ी हुई प्रोसेसिंग क्षमता, घटते भौतिक आकार और कम लागत के संदर्भ में विकसित हुए हैं। वर्तमान में उपलब्ध